नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत और बहुत बहुत अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल देवेंद्र क्लासेस में। उम्मीद है शानदार मस्त होंगे। टॉपिक हमारा चंद्रगुप्त सेकंड के विषय में हम चर्चा करेंगे, या कह लीजिए विक्रमादित्य के नाम से ये राजा यानी कि ये शासक जाने जाते हैं, चंद्रगुप्त सेकंड। ठीक है, तो अंत तक क्लास में बने रहें। सबसे पहले कमेंटेटरी कर लेते हैं, अपनी समझ लेते हैं बेटा बहुत अच्छे से। अंत तक बने रहें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चंद्रगुप्त सेकंड या विक्रमादित्य के विषय में हम चर्चा करने चलेंगे, है ना। इन्होंने भी बेटा लगभग 35 वर्षों तक, चंद्रगुप्त सेकंड या विक्रमादित्य की हम बात करें तो लगभग 35 वर्षों तक इन्होंने शासन किया था, है ना। इनसे पहले के जो थे उन्होंने कितने सालों तक शासन किया था, कुछ इस तरीके की इमेज इनकी है, यहां से बहुत सारे प्रमाण मिले हैं, है ना। तो चंद्रगुप्त सेकंड की बात करते हैं जो कि लगभग 35 वर्षों तक शासन किया है इन्होंने। तो देखिए बेसिक चीजों को सबसे पहले समझ लेते हैं। हेडिंग डाल लेना आप, चंद्रगुप्त चंद्रगुप्त सेकंड। ठीक है, यह बहुत प्रचलित और बहुत प्रसिद्ध नाम है इनका। दूसरा वो कौन सा, विक्रमादित्य। ये उपाधि इन्होंने धारण करी थी। ठीक है, विक्रमादित्य के नाम से भी जाने गए। कौन जाने गए, चंद्रगुप्त सेकंड। ये भी याद रखिएगा। तो 380 से लेकर के 415 तक ये शासन करते हैं ना। इनका शासनकाल लिखिए सबसे पहले 380 ईस्वी से लेकर 415 ईस्वी तक शासनकाल चंद्रगुप्त सेकंड भारत पर करते हैं। और एक तरीके से कहें तो इनका मुख्य जो केंद्र था वो मध्य प्रदेश था। मुख्य जो केंद्र था बेटा वो क्या था, मध्य प्रदेश था। मुख्य जो केंद्र था इनका, किनका मुख्य केंद्र था, इन्हीं का। ठीक है, किनका था, चंद्रगुप्त सेकंड का या विक्रमादित्य का कहें तो उज्जैन सबसे प्रसिद्ध इलाका था, क्षेत्र था उस समय का शिक्षा की दृष्टि से, जब चंद्रगुप्त सेकंड शासन करने आते हैं। देखिए राजाओं ने इतिहास में आप देखोगे तो जो अपना विस्तार किया है वो दो तरीके से किया है। एक तो युद्ध जीत करके किया है ना, लड़ाइयों लड़के। इनसे पहले समुद्रगुप्त थे, तो समुद्रगुप्त ने अपना जो विस्तार किया उन्हें भारत का नेपोलियन कहा गया। विंसेंट स्मिथ ने कहा, कैसे विस्तार किया था समुद्रगुप्त ने, समुद्रगुप्त ने किया था युद्ध नीति के माध्यम से, युद्धों को जीतने के बाद, राजाओं को हराने के बाद, है ना। दक्षिण भारत में 12 राज्यों को हराया उन्होंने, 12 राजाओं को हराया। उत्तर भारत में 12 राजाओं को हराया, है ना। तो युद्ध लड़ करके समुद्रगुप्त ने विस्तार किया। इसके उलट इन्होंने कैसे विस्तार किया, विक्रमादित्य ने, राजा विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त सेकंड ने कैसे विस्तार किया। इनके जन्म के बारे में भी बात करें तो इनका जन्म स्थान या मूल स्थान भी उज्जैन मध्य प्रदेश का माना जाता है। क्या माना जाता है, उज्जैन, है ना, जहां भगवान महाकालेश्वर का मंदिर है और क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है उज्जैन। ठीक है, खगोल विज्ञान का केंद्र भी उसे कहा जाता है, बताएंगे आगे क्यों। तो इन्होंने बेटा जो विस्तार किया वो कैसे विस्तार किया, वैवाहिक संबंधों के माध्यम से विस्तार किया इन्होंने। विक्रमादित्य ने जो विस्तार किया वो कैसे विस्तार किया, वैवाहिक संबंधों के माध्यम से। तो देखिए सबसे महत्वपूर्ण जो बात है इनके शासनकाल की वो वैवाहिक संबंध है। तो देखिए यही आपको पढ़ने हैं। वैवाहिक संबंधों के माध्यम से ये क्या करते हैं, विस्तार करते हैं अपने शासन का। अपने शासन का क्या करते हैं बेटा, विस्तार करते हैं वैवाहिक संबंधों के माध्यम से, है ना। कैसे विस्तार करते हैं समझिएगा। देखिए सबसे पहले तो ये शादी करते हैं, है ना, एक राजकुमारी से शादी करते हैं सबसे पहले, जिसका नाम कुबेर नागा है। तो जिस राजवंश में शादी करते हैं तो उस राजवंश तक इनका साम्राज्य हो जाता है ना। फिर ये अपने पुत्र की शादी करते हैं दक्षिण भारत से, तो उसे भी मिला लेते हैं अपने साम्राज्य में। फिर ये अपनी पुत्री की शादी कर देते हैं वाकटाक वंश में, तो वाकटाक वंश तक अपना विस्तार करते हैं। तो कुल मिला के वैवाहिक संबंधों के माध्यम से इन्होंने अपने राजकाज का विस्तार किया। किसने विस्तार किया, विक्रमादित्य ने, राजा विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त सेकंड ने विस्तार किया। तो सबसे पहले ये नागवंश में शादी करते हैं, नागवंश से अपनी शादी करते हैं साहब। नागवंश बताएंगे कहां पे था,
कौन सी राजकुमारी से शादी करते हैं? राजकुमारी का नाम है साहब, राजकुमारी हुआ करती थी, आज भी हैं राजकुमारी तो भाई साहब, कुबेर नागा। इनकी धर्मपत्नी का नाम जिनसे शादी करी इन्होंने, कुबेर नागा। नोट कर लेना, ये एग्जाम में पूछा गया है। कौन से वंश की थी? नागवंश की थी। इस नागवंश की बात करें तो जो मथुरा के आसपास का, मथुरा से ग्वालियर के आसपास का इलाका होता था, इनकी जो सीमा थी वो मथुरा से लगा करके बेटा ग्वालियर तक की सीमा थी इस वंश की। ठीक है, तो इन्होंने नागवंश की राजकुमारी कुबेर नागा से शादी करी, तो उसके बाद इनका विस्तार मथुरा ग्वालियर तक हो गया। कि इनका विस्तार हो गया साम्राज्य का, चंद्रगुप्त सेकंड के साम्राज्य का विस्तार हो जाता है। दूसरा, कदम राजवंश से जे अपने पुत्र कुमारगुप्त प्रथम की शादी करते हैं, जो कि कर्नाटक में था, कदम राजवंश। पुत्र की शादी करते हैं कुमारगुप्त फर्स्ट की। ठीक है भाई, आज भी तो ऐसी शादियां होती हैं ना भाई, बेटे की कहीं कहीं, लड़की की कहीं, खुद की अपनी कहीं, अलग अलग स्थानों से, अलग अलग इलाकों से, लेकिन इन्होंने वैवाहिक संबंधों के माध्यम से राज्य का विस्तार किया अपने का। तो ये था कर्नाटक वाले हिस्से में, दक्षिण भारत तक विस्तार कर लिया इन्होंने, है ना, कर्नाटक है दक्षिण भारत में। तीसरा क्या करते हैं, ये एक वाकटाक वंश का उल्लेख पढ़ते हैं हम। कौन सा वंश है बेटा? वाकटाक वंश है, हिस्ट्री में लिख लेना। अपनी पुत्री की शादी करते हैं जिसका नाम है प्रभावती गुप्त। प्रभावती गुप्त की शादी करते हैं वाकटाक वंश के राजा के साथ, पुत्री की शादी करते हैं। तो पुत्री का नाम क्या है? प्रभावती। प्रभावती गुप्त की शादी करते हैं वाकटाक वंश के राजा के साथ, और राजा का नाम है रुद्रसेन, मेरे ख्याल से। आई थिंक, एक सेकंड में आपको बता देता हूं, रुद्रसेन थर्ड के साथ, है ना। राजा कौन थे बेटा? रुद्रसेन। रुद्रसेन थर्ड या सेकंड है, कौन से राजा हैं? सेकंड के साथ, है ना, रुद्रसेन सेकंड। ये था इनका राजकाज भाई साहब। वैवाहिक संबंध स्थापित करते हैं, कहां तक शासन पहुंचा देते हैं? वाकटाक वंश तक, इधर दक्षिण भारत तक, और इधर उत्तर भारत के मथुरा और ग्वालियर तक, है ना। सबसे पहले अपनी शादी करते हैं, तो पत्नी का नाम क्या है? कुबेर नागा से शादी करते हैं, जो कि कौन से वंश की थी? इस वंश की थी। कौन से वंश की थी बेटा? नागवंश की थी। ठीक है, राजकुमारी जिसके साथ ये शादी करते हैं, ध्यान रखिएगा। कुबेर नागा इनकी पत्नी का नाम कई बार पूछा है मेरे भाई, है ना। पुत्र की शादी करते हैं कुमारगुप्त की, कहां से शादी करते हैं? कदम राजवंश से। ठीक है, अपनी पुत्री की शादी प्रभावती गुप्त इनकी पत्नी, सॉरी माफ कीजिए, पुत्री का नाम है, अपनी पुत्री की शादी करते हैं रुद्रसेन सेकंड के साथ, और ये वाकटाक वंश के थे। और वाकटाक वंश की अगर बात करते हैं तो वाकटाक वंश ने भी पश्चिम भारत के आसपास के इलाकों में शासन किया था। ठीक है, तो ये संबंध स्थापित किए किन्होंने? चंद्रगुप्त सेकंड ने। वैवाहिक संबंध स्थापित किए, और वैवाहिक संबंध के माध्यम से इन्होंने लगभग इतने बड़े इलाके पे शासन किया। कितने वर्षों तक बेटा? 35 वर्षों तक इन्होंने शासन किया। लगभग 35 सालों तक विक्रमादित्य चंद्रगुप्त ने शासन किया। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? बताइएगा, आप नोट करिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, आराम से। अगले पेज पे चलते हैं, तब तक आपको बताते हैं। ये तो कुतुब मीनार आ गई, अभी इसे नहीं पढ़ेंगे कुतुब मीनार को। देखिए, चंद्रगुप्त सेकंड, हेडिंग डाल लीजिए, चंद्रगुप्त सेकंड या विक्रमादित्य। सबसे फेमस इनकी क्या है जो एग्जाम में बेटा पूछी जाती हैं? उपाधियां। किन के लिए जाने गए हैं बेटा? उपाधियों के लिए। दूसरा, इनके दरबार में बेटा कौन रहते थे? नवरत्न रहते थे, है ना। तीसरा, इन्हीं के समय में बहुत सारी पुस्तकों की रचना हुई, तो साहित्य का काल भी इन्हीं के शासनकाल को कहा जाता है ना। इनका शासनकाल चिकित्सा के लिए जाना जाता है बेटा। दो जाने माने चिकित्सक रहते थे। एक सुश्रुत नाम का रहता था इन्हीं के दरबार में। भारत का, प्राचीन भारत में सुश्रुत नाम का चिकित्सक रहता था इन्हीं के दरबार में, और एक रहता था धन्वंतरी। कौन रहता था बेटा? धन्वंतरी बहुत प्रसिद्ध चिकित्सक था इन्हीं के दरबार में, है ना। और पढ़ेंगे थोड़ा सा लेखों के बारे में, पढ़ेंगे अवलेखों के बारे में भी पढ़ेंगे इनके विषय में हम। इन चीजों को नोट कर लेना, इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
और पढ़ेंगे सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति जो चीन से आया जिसका नाम है फाहियान, है ना। कहां से आया था? चीन से आया था। इन्हीं के दरबार के समय आया था, चंद्रगुप्त सेकंड के समय, फाहियान के बारे में। तो ये और विज्ञान का विकास, और क्या पढ़ते हैं इनके शासनकाल में? हम पढ़ेंगे विज्ञान का विकास। बाकी का मैं शुरू में बेसिक बता चुका हूं। भारत में मंदिर निर्माण कला गुप्त काल से शुरू होती है। ब्राह्मणों को सबसे ज्यादा जमीनें दान में देते थे गुप्त राजा ही, है ना। जैसे भीतरगांव मंदिर है कानपुर में पढ़ते हैं, देवगढ़ का ललितपुर वाला झांसी वाला पढ़ते हैं, है ना। तिगवा मंदिर पढ़ते हैं जबलपुर वाला मध्य प्रदेश में। तो मंदिर निर्माण कला भी जन्म लेती है इसी शासनकाल में, यानी कि गुप्त साम्राज्य में। इसी वजह से साहित्य का स्वर्णकाल और मंदिर कला निर्माण का स्वर्णकाल, है ना, किसे कहा जाता है? गुप्त काल को। बहुत सारी रचनाएं लिखी गई, जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम, जैसे मेघदूत, ऋतु संहार, किनकी थी? कालिदास की थी। प्रसिद्ध कालिदास जो रहने वाले थे वो भी मध्य प्रदेश के थे। कालिदास उज्जैन के ही थे आई थिंक। प्रसिद्ध नाटककार थे और संस्कृत भाषा के थे। कौन सी भाषा के थे? संस्कृत भाषा के कालिदास। इन्हीं के दरबार में रचना करते हैं। वो किनके दरबार में? चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में। ठीक है, तो ये पॉइंट हमें पढ़ने हैं इनके बारे में। तो इनसे बेटा क्वेश्चन बाहर नहीं जाता है। कौन सा क्वेश्चन बाहर नहीं जाता है? चंद्रगुप्त सेकंड वाला। ठीक है, चंद्रगुप्त सेकंड का कोई भी क्वेश्चन आप करके देख लीजिएगा, बाहर नहीं जाएगा बेटा। विक्रमादित्य तो लिख लेना, है ना। तो सबसे पहले उपाधियों की बात कर लेते हैं। इनकी किन की बात कर लेते हैं? उपाधियों की। बहुत प्रसिद्ध उपाधियां हैं इनकी बेटा। तो एक एक जो उपाधियां हैं वो मैं आपको बता देता हूं, जो प्रसिद्ध उपाधियां हैं इनकी। देखिएगा, सहसांक, देवराज, ये इनकी उपाधियां हैं। देखिए, एक उपाधि क्या है बेटा इनकी? सहसांक। एक उपाधि का नाम है इनकी देवराज। ठीक है, एक उपाधि इनकी देवश्री। ठीक है, एक उपाधि का नाम है इनका देवगुप्त। बहुत नाम है भाई साहब, बहुत नाम मिलेंगे, बहुत उपाधियां मिलेंगी। ये अलग अलग पुस्तकों में तो लाइन लगा रखी है उपाधियों की, है ना। देवगुप्त भी इन्हीं के नाम से, इन्हीं की उपाधि थी। सहसांक, देवराज, देवश्री, देवगुप्त। ठीक है, और देखिए इनके अलावा बहुत सारी उपाधियां इनकी। परम भागवत और विक्रमादित्य, ये तो बहुत फेमस उपाधियां हैं इनकी, है ना। परम भागवत और सबसे फेमस उपाधि विक्रमादित्य। ये उपाधियां आप नोट कर लेना जो कि एग्जाम में पूछी जाती हैं। कौन सी वाली उपाधि एग्जाम में पूछी गई? ये देखो मैं बता भी देता हूं। परम भागवत उपाधि कई बार पूछी गई है इनकी। हालांकि समुद्रगुप्त ने भी धारण करी थी परम भागवत, है ना। समुद्रगुप्त ने भी धारण करी थी। विक्रमादित्य हजारों बार पूछी गई है। इसके अलावा एक और मैं बता देता हूं, एक और ध्यान आ गया, कई अलग अलग पुस्तकों से मैंने पढ़ा, नोट्स है मेरे। तो देखिए, शक विजेता भी कहा गया है। क्या कहा गया बेटा चंद्रगुप्त सेकंड को? शक विजेता भी कहा गया है। यह भी उपाधि नोट करिए आप। शक विजेता इस वजह से कहा गया कि इन्होंने शकों को हराया था, है ना। जैसे शक, पहलव, कुषाण, जो विदेशी आक्रमणकारी थे, हिंद यूनानी, इन लोगों ने बाहर से आके भारत पर आक्रमण किया। तो उस समय जब गुप्त शासनकाल का समय काल था तो ये आक्रमण कर करके परेशान करते थे राजाओं को। तो इन्होंने शकों को हराया चंद्रगुप्त सेकंड ने। तो शक विजेता भी इनको कहा गया। और इसी समय इन्होंने चांदी के सिक्के भी जारी किए थे, चांदी की मुद्राएं भी जारी करी थी। किनको हराने के उपलक्ष्य में बेटा? शकों को हराने के उपलक्ष्य में चांदी के सिक्के भी जारी किए थे। किसने? विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त सेकंड ने, है ना। तो बेटा ये सभी उपाधि आपको याद रखनी है। एक एक उपाधि इंपॉर्टेंट है। देवगुप्त भी याद रखिएगा, देवश्री भी इन्हीं की उपाधि है। ठीक है, देवराज को याद रखिएगा, सहसांक इन्हीं की उपाधि है। तो उपाधियां बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। किनके शासनकाल में? चंद्रगुप्त सेकंड के शासनकाल में। ठीक है, चिकित्सा की बात कर लेते हैं। तो चिकित्सा में दो व्यक्ति बहुत प्रसिद्ध इनके शासनकाल में हमको पढ़ने को मिलते हैं। एक सुश्रुत मिलता है और एक धन्वंतरी, जो कि 9 रत्नों में शामिल है ना। तो देखिए, पॉइंट बना लेना। चिकित्सा, ये चिकित्सा से ही आता है। जिन्होंने बेटा चिकित्सा के ऊपर अध्ययन किया या कोई ना कोई पुस्तक लिखी या इनके दरबार में सेवाएं देते थे, है ना। तो क्या नाम था? एक का नाम तो आपका धन्वंतरी। ठीक है, और दूसरे जो व्यक्ति थे वो सुश्रुत थे। दोनों का संबंध किससे था? चिकित्सा से।
और दोनों कहां पर सेवा देते थे? चंद्रगुप्त सेकंड के समय में इनका उल्लेख मिलता है। ठीक है। धनवंतरी ने एक पुस्तक भी लिखी है, इस पुस्तक का नाम है निघट्टू। निघट्टू नामक इनकी बहुत प्रसिद्ध एक पुस्तक है बेटा, लिख लेना आप। धनवंतरी ने पुस्तक लिखी है। सुश्रुत को प्लास्टिक सर्जन के तौर पर जाना जाता था उस समय बेटा। अब लगा लो आप अंदाज। कौन सी सदी चल रही है शासनकाल में? शासनकाल कब शुरू होता है इनका? 380 में, और कब तक रहता है? 415 तक, यानी कि चौथी सदी है ये। चौथी सदी में प्लास्टिक सर्जन का उल्लेख है, जो कि आज भी है प्लास्टिक सर्जन। अब आप लगा लीजिए अनुमान, उस समय भी प्लास्टिक सर्जन था। और उन्होंने 121 प्रकार के यंत्रों का उल्लेख किया है। इन्होंने 121 प्रकार के यंत्रों का उल्लेख किया मेरे भाई। ये अपनी जानकारी के लिए लिख लो आप। यंत्रों का उल्लेख किया है उस समय जब ये इस्तेमाल किया करते होंगे। प्लास्टिक सर्जन के तौर पर फेमस व्यक्ति रहे सुश्रुत, ये नोट कर लेना, आता एग्जाम में। धनवंतरी सबसे प्रसिद्ध चिकित्सक थे, इनके नवरत्नों में शामिल थे धनवंतरी। धनवंतरी कहां पे शामिल थे बेटा? इनके नवरत्नों में शामिल थे। ठीक है। फाइयान तो विदेशी यात्री तो बात करेंगे, और विज्ञान का विकास भी बात करेंगे। तो दोनों व्यक्ति को लिख लेना। और प्लास्टिक सर्जन इनकी पोस्ट थी उस समय, प्लास्टिक सर्जन के तौर पर पोस्ट थी। 121 प्रकार के यंत्रों का उल्लेख ये करते हैं यहाँ पे। कोई दिक्कत यहां तक, कोई शक समस्या दिक्कत हो तो बताइएगा, है ना। अब लेखों की भी बात करेंगे भाई, फाइयान की बात करेंगे विस्तार से, और विज्ञान का विकास। साहित्य काल में बात करें तो साहित्य का काल तो देखो, कालिदास का नाम पढ़ेंगे, और कालिदास के नाम में सबसे ज्यादा रचना करी थी कालिदास ने। क्या करी बेटा? सबसे ज्यादा कालिदास ने रचनाएं की थी, है ना। अब बात कर लेते हैं इनके नवरत्नों की। ये इनके नवरत्न है, देख लीजिए। थोड़ा सा इमेज ले लिए मैंने आपको समझाने के लिए। नवरत्नों का दमकता था विक्रम दरबार, नवरत्नों से दमकता था विक्रमादित्य का दरबार, है ना। देखिए, विक्रमादित्य विद्या और संस्कृति के संरक्षक थे, और उनके दरबार में विद्वान थे जिन्हें नवरत्न कहा जाता था। क्या कहा जाता था बेटा? नवरत्न कहा जाता था विद्वानों को। जैसे वेताल भट्ट, वेताल भट्ट नाम के जो व्यक्ति थे वो नवरत्नों में शामिल थे। किस में शामिल थे बेटा? नवरत्नों में शामिल थे। मैं आपको बता भी देता हूं, जादूगर थे ये, है ना, जादूगर थे भाई साहब। धनवंतरी आ गए, ये प्रसिद्ध चिकित्सक थे। छपड़क ज्योतिष का काम करते थे। अमर सिंह कोशकार थे, मतलब लिखने का काम करते थे, है ना। शंकु की बात करें तो शंकु की भी अपनी वास्तुकार था, आर्किटेक्ट थे ये। शंकु कौन थे? आर्किटेक्ट, वास्तुकार। जैसे कि कोई बिल्डिंग बनानी है ना, कोई इमारत बनानी, खड़ी करनी है, तो वो काम किया करते थे। घटक पर एक व्यक्ति थे, है ना, घटक पर की भी कोई एक ड्यूटी थी, कूटनीति। घटक पर क्या करते थे बेटा? कूटनीति का काम करते थे भाई दरबार में। डिप्लोमेसी कैसे करनी है, अभी भी आज भी डिप्लोमेसी होती है। कालिदास आप जानते ही हैं, कालिदास का क्या रोल था? साहित्यकार थे, नाटककार थे, है ना। वराहा मेहर की बात करें, वराहा मेहर ने भी अलग अलग सिद्धांत दिए हैं मेरे भाई। इनकी बात करते हैं वराहा मेहर की, बहुत सारे इन्होंने सिद्धांत दिए हैं। एक सबसे प्रसिद्ध जो सिद्धांत इन्होंने दिया है वो पृथ्वी का दिया है। पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है, ये वाला सिद्धांत सबसे प्रसिद्ध इनका सिद्धांत रहा है। किनका सिद्धांत रहा है? वराहा मेहर का। और वररुचि व्याकरण जानते थे। ये किसके ज्ञाता थे बेटा? व्याकरण के। इन्होंने पृथ्वी के बारे में सिद्धांत दिया है, पृथ्वी सूर्य के बारे में। कालिदास कौन थे? साहित्यकार थे, नाटककार थे, ठीक है। धनवंतरी डॉक्टर हो गए, ये जादूगर थे। लिख लेना, ये कौन थे बेटा? जादूगर थे ये, ठीक है, बेताल भट्ट। और जो छपड़क थे, ये ज्योतिष थे, हाथ दिखाने का काम दिखा लेना आपको मौका लगे तो कभी याद दिखा लेना, है ना। तो ये नवरत्न थे, बहुत प्रसिद्ध नवरत्न थे। किनके दरबार के? चंद्रगुप्त सेकंड के, यानी कि विक्रमादित्य के दरबार के ये नवरत्न थे मेरे भाई, ठीक है। कोई दिक्कत शक समस्या यहां तक तो आप मुझे बताइएगा, है ना। कैसी भी कोई दिक्कत हो तो समस्या हो बताइएगा। आगे बात करते हैं, फाइयान के बारे में चर्चा कर लेते हैं बेटा। किसके बारे में चर्चा कर लेते हैं? फाइयान के बारे में। फिर ल्यूसेंट के माध्यम से देख लेंगे हम, है ना। फाइयान की एक इमेज ले रखी है, थोड़ी सी हमने मिल गई थी हमें, अब मुझे ऐसा लग रहा है डिलीट हो गई थी से इमेज, है ना। चलो इमेज तो डिलीट हो गई है, लेकिन आप ऐसे समझ लो, फाइयान के बारे में थोड़ा सा नोट करके लिख लीजिए आप। फाइयान
बहुत क्वेश्चन आता है फाइयान से, तो देखिए पढ़ेंगे एक एक पॉइंट। इनका मूल नाम लिखिए सबसे पहले। मूल नाम क्या था इनका? कुंड। मूल नाम का उल्लेख है इतिहास में, कुंड नाम था इनका मूल नाम। ठीक है। कौन से देश के यात्री थे? चीन से आए थे भारत। है ना? किस लिए आए थे? बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई हस्तलिपियों का अध्ययन करने के लिए, इन्हें खोजने के लिए। कुछ मित्रों को और लाए थे, इनके मित्रों के नाम मैं बता दूं, अकेले नहीं आए थे। चिंग, ताओ चिंग और मित्र। एक मित्र इनका चिंग नाम का आया था साथ में, एक ताओ चिंग आया था इनके साथ में, ये इनके मित्र थे। ठीक है। एक ताओ चिंग भी आया था, एक चिंग भी आया था, और आया था एक मिंग। एक मित्र का नाम क्या बेटा इनका? मिंग। ये मित्र साथ आए थे, भारत आए थे सभी के सभी फाइयान के साथ में। ठीक है, नोट कर लो। इन बेचारों को भी मत भूलो भाई, इनको भी मत भूलो। फाइयान तो याद रहता ही है, फाइयान तो पूछा ही जाता है सबसे ज्यादा कि फाइयान कब आया कब नहीं आया, है ना? कब आया फाइयान? 399 ईस्वी में आया। ठीक है। और कब तक रहा? 414 ईस्वी तक रहा। 414, लगभग 14-15 सालों तक रहा। और इसकी बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है जो एग्जाम में पूछी गई है। इसका विवरण, इसकी यात्राओं का विवरण कौन सी महत्वपूर्ण पुस्तक से मिलता है? इसकी पुस्तक से मिलता है। एक पुस्तक है इसकी, पुस्तक का नाम का उल्लेख है फू की एक प्रसिद्ध ग्रंथ है इसका, प्रसिद्ध ग्रंथ है मेरे भाई। और इसका नाम क्या है? फू की। ये इनका प्रसिद्ध ग्रंथ है। ठीक है। इनसे ही मिलता है इनकी यात्राओं के बारे में पूरा का पूरा विवरण। फुकीकी से मिलता है पूरा विवरण इनकी यात्राओं का। इन्होंने बहुत यात्राएं करी भारत में, भारत के अलग अलग राज्यों में गए, और सबसे ज्यादा देश जैसे पंजाब में गए, मध्य प्रदेश में गए, पाटलिपुत्र भी गए जे, है ना? मध्य प्रदेश को इन्होंने ब्राह्मणों का देश कहा, क्योंकि गुप्त काल के जो राजा थे वो संभवतः कहां रहते थे? मध्य प्रदेश में रहते थे, और वहां पे सबसे ज्यादा ब्राह्मणों को जमीनें दान में दी थी। तो इन्होंने भी कहा है कि जो मध्य प्रदेश था वो ब्राह्मणों का देश था, और मध्य प्रदेश में कोई भी अंडा, मांस, मदरा, इस तरीके का भोजन कोई नहीं करता था, कुछ अपवाद के तौर पर कुछ लोगों को छोड़ करके। बाकी का इन चीजों का कोई सेवन नहीं करता था, इस पुस्तक में इसने लिखा है। और पाटलिपुत्र का भी दौरा किया इसने। अशोक के राजमहल को देवताओं का निर्मित महल कहा, यह पॉइंट लिखना है। इसने पाटलिपुत्र का दौरा किया। कहां का दौरा किया बेटा? पाटलिपुत्र का। पाटलिपुत्र में अशोक का महल देखा इसने, सम्राट अशोक का बेटा। अशोक के महल को देवताओं का निर्मित महल बताया। देवताओं का क्या बताया? निर्मित महल बताया। किसने बताया? पाटलिपुत्र में जाकर के फाइयान ने बताया था, है ना? जो कि कौन सी सदी में आया था? 4वीं सदी में आया था। सदी भी बात करते हैं तो 4th सेंचुरी थी, है ना? ये लिख लेना, ये फाइयान का विवरण है बेटा। ये फाइयान की पूरी डिटेल और पूरी जानकारी आप लिख लेना। आगे बात करते हैं। उत्तर पश्चिम में होकर के आया था, फिर उससे गया था, क्या बोलते हैं, जल मार्ग से गया था। देखिए कौन से रास्ते से आया था? उत्तर पश्चिम से आया था, ये स्थल मार्ग से, जो पाकिस्तान वाला मार्ग है, जैसे मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी सभी आए इस रास्ते से, है ना? और वापस किससे गया? जल मार्ग से गया था वापस। जब वापस गया तो जल मार्ग से गया। ये इसका विवरण है। सबसे ज्यादा बेटा बहुत सारे एग्जाम्स में कहां पे लिखी है मैंने ये किताब, इसकी फूकी की ग्रंथ, बहुत इंपॉर्टेंट। इसका आने की वर्ष कई बार और कब तक रुका है, ये वाली वर्ष पूछी गई एग्जाम में, याद रखिएगा। मूल नाम इसका क्या था, ये बड़े एग्जाम्स में पूछा कई बार, है ना? कुंड नाम इसका मूल नाम था। इसके मित्र भी आए थे, एक का नाम ताओ चिंग था और मिंग था। ये साथ में आए थे। किस लिए आए भारत में? भारत में आए थे बौद्ध अध्ययन करने के लिए, बौद्ध हस्तलिपियों का अध्ययन करने के लिए, है ना? बुद्ध धर्म सिखाता है सत्य और अहिंसा, और ये आया था चीन से, और चीन में लेके गया इस धर्म की चीजों को। लेकिन चीन वाले क्या करते रहते हैं? परेशान करते रहते हैं दूसरे लोगों को, आसपास के अड़ोसी पड़ोसी, जिसमें से एक हमारा देश भी है, भारत, है ना? तो बुद्धिज्म को मानते तो हैं लेकिन अमल नहीं करते। कुल मिला के बात यह है, क्या नहीं करते बेटा? अमल नहीं करते उन चीजों पे। अब देखिए आगे क्या है, इसमें कोई खास बात मैं बता देता हूं रिसेंट में चलने से पहले। खास बात यह है
कि कुछ व्यक्ति हुए, उनके मैं नाम बताता हूं गुप्त काल में और इन्हीं के दरबार में कुछ व्यक्ति हुए। जैसे देखिए किनके दरबार में हुए, चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में। चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में कुछ प्रसिद्ध व्यक्ति हुए, है ना। जैसे मैंने एक पॉइंट लगाया ना, विज्ञान के बारे में बात करेंगे हम, काय के बारे में बात करने चलेंगे, विज्ञान के बारे में बात करेंगे। इनसे जुड़े हुए कुछ तथ्य हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। कुछ प्रसिद्ध व्यक्ति हुए, एक एक करके उनके नाम लिखते हैं सबसे पहले, फिर जानते हैं कि उन्होंने किस लिए जाने गए वो बेटा, है ना। जैसे वाराह मिहिर, इनकी चर्चा करेंगे, इन्होंने क्या सिद्धांत दिया था अभी, है ना। दूसरा व्यक्ति आर्यभट्ट, इनके प्रश्न पूछे गए बेटा, इन्होंने कौन कौन से सिद्धांत दिए, इन्हीं के दरबार में रहते थे, इन्हीं के दरबार का उल्लेख है। तीसरे व्यक्ति हैं ब्रह्मागुप्त, ठीक है मेरे भाई। चौथे व्यक्ति हैं भास्कराचार्य, ठीक है। हाँ यही लोग हैं। देखिए वाराह मिहिर कहां के रहने वाले थे बेटा, उज्जैन के, लिखना है इनका। आर्यभट्ट कहां के रहने वाले थे, पाटलिपुत्र के। ब्रह्मागुप्त कहां के रहने वाले थे, उज्जैन के। मैंने बताया उज्जैन सबसे फेमस था, ज्यादातर लोगों का जो एड्रेस मिलता है। भास्कराचार्य दूसरे स्थान के थे, जैसे महाराष्ट्र के आसपास का इलाका पड़ता है खानदेश। खानदेश महाराष्ट्र और एमपी की सीमा पे है, ये महाराष्ट्र और एमपी की सीमा पे इनके मूल निवास स्थान है। ये चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में रहते थे सभी लोग, और इनके मूल निवास स्थान है। वाराह मिहिर उज्जैन के थे, आर्यभट्ट पाटलिपुत्र के थे, ब्रह्मागुप्त कहां के थे, उज्जैन के, भास्कराचार्य खानदेश। अब इन्होंने कुछ सिद्धांत दिए, उन्हीं सिद्धांतों को बाद में बहुत सारे वैज्ञानिकों ने दिया, और आजकल लोग या बच्चे जो पढ़ते हैं वो ये नहीं जानते कि ये सिद्धांत दुनिया में सबसे पहले भारत से दिए गए। भारत के शासनकाल गुप्त साम्राज्य से दिएगा, सबसे पहले ये सिद्धांत दिया गया था, है ना। कौन सा सिद्धांत दिया था वाराह मिहिर, जिसके लिए सबसे प्रसिद्ध रहे। इन्होंने बेटा एक सिद्धांत दिया था, चंद्रमा पृथ्वी के चक्कर लगाता है और पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। इन्होंने जो सिद्धांत दिया, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, ऐसा इन्होंने उस समय का सिद्धांत दिया, ठीक है। और कहा इन्होंने चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है भाई, ठीक है। ये सिद्धांत इन्होंने दिया, कब दिया, चौथी सदी में दिया बेटा। ये सिद्धांत इन्होंने चौथी सदी में दिया। और एक वैज्ञानिक हुए कोपरनिकस, पोलैंड के एक वैज्ञानिक हुए, क्या नाम है बेटा, कोपरनिकस, पोलैंड के रहने वाले थे, यूरोप महाद्वीप के। उन्होंने 16वीं सदी में इसी बात को रिपीट किया था। इन्होंने दिया बेटा कौन सी सदी में, ध्यान रखिएगा, चौथी सदी में भारत में से यह सिद्धांत किया। वाराह मिहिर उज्जैन के रहने वाले थे, इनके दरबार में रहते थे। इन्होंने कहा जो पृथ्वी है वो सूर्य का चक्कर लगाती है, या जितने भी ग्रह हैं वो सभी सूर्य का चक्कर लगाते हैं, ऐसा सिद्धांत दिया इन्होंने, वाराह मिहिर ने। इसी सिद्धांत को 1543 यानी कि 16वीं सदी में कोपरनिकस, जो कि पोलैंड का रहने वाला है ना, पोलैंड यूरोप महाद्वीप का देश है, यूक्रेन का पड़ोसी है, जिसकी राजधानी क्या है, वर्सा है, या वार्सा है, विस्ला नदी के तट पर स्थित है ना, पोलैंड की राजधानी। वहां का एक वैज्ञानिक हुआ कोपरनिकस, उसने 16वीं सदी में यही वाला सेम सिद्धांत दिया। तो किसी बच्चे से आप पूछोगे तो वो कोपरनिकस बोलेगा, उसे ये नहीं पता रहेगा कि ये सिद्धांत बेटा भारत से ही गया है। दुनिया में सबसे पहले भारत से दिया गया कि सारे ग्रह किसका चक्कर लगाते हैं, सूर्य का। यह पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह जिसका नाम चंद्रमा है, वो पृथ्वी के चक्कर लगाता है, राउंड लेता है। ये सिद्धांत भारत से दिए गए, ठीक है। कोपरनिकस ने बहुत बाद में दिया, जो पोलैंड का था। आर्यभट्ट जो पाटलिपुत्र के थे, इन्होंने दशमलव प्रणाली के बारे में बताया। किसके बारे में बताया बेटा, दशमलव के बारे में। एक तरीके से कह सकते हैं खोज की, या इसके बारे में बताया। हालांकि इसमें दो मत हैं। आर्यभट्ट ने दशमलव प्रणाली, ये क्वेश्चन हजारों बार पूछा गया है कि भाई दशमलव प्रणाली या शून्य का सिद्धांत, यहां से एक और प्रश्न आ जाता है, शून्य का सिद्धांत किसने दिया, तो इन्होंने दिया। दशमलव प्रणाली की खोज किसने करी, तो इन्होंने करी, आर्यभट्ट ने। कहां पे जन्म हुआ इनका, पाटलिपुत्र के रहने वाले थे, पटना के रहने वाले थे, गंगा नदी के तट पे स्थित है, बिहार की राजधानी है। लेकिन कहीं कहीं पुस्तकों में है कि दशमलव प्रणाली को किसी अज्ञात भारतीय ने खोजा था। यह भी क्वेश्चन मिल जाएगा आपको
किसी अज्ञात भारतीय ने पहली सदी में खोजा था, पहली सदी में, और हम कब बात कर रहे हैं, चौथी सदी में। यहां पे दोनों मत लिख लेना आप, वो भी पूछा गया है। दशमलव प्रणाली की खोज किसी अज्ञात भारत के व्यक्ति के द्वारा की गई, जिसका उल्लेख है नहीं पुस्तकों में, जो कि पहली सदी में की गई। ये नोट कर लीजिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ब्रह्मगुप्त क्या कहते हैं, ब्रह्मगुप्त का बड़ा इंपॉर्टेंट गुरुत्वाकर्षण, इन्होंने सिद्धांत कौन सा दिया बेटा, गुरुत्वाकर्षण का। कौन सा सिद्धांत दिया, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया इन्होंने, है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स का सिद्धांत दिया। इसका मतलब क्या है कि जितने भी वस्तुएं हैं वो सभी पृथ्वी की तरफ आकर्षित होती हैं, है ना। किसकी तरफ आकर्षित होती हैं बेटा, पृथ्वी की तरफ आकर्षित होती हैं जितनी भी वस्तुएं हैं, ठीक है। अब ये कब दिया गया, चौथी सदी में दिया गया। किसने दिया, ये ब्रह्मगुप्त ने दिया। कहां के रहने वाले थे, उज्जैन के रहने वाले थे ब्रह्मगुप्त, है ना। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत मैंने लिख दिया है, हालांकि मतलब वही है, ठीक है। किसने दिया, ये ब्रह्मगुप्त जी ने दिया, चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में मेरे भाई। कहां के रहने वाले थे, उज्जैन के रहने वाले थे, ये भी नोट कर लेना आप, ठीक है। लेकिन इसी सिद्धांत को आगे चल करके कई सदी बाद, वर्ष में एक सेकंड चेक करके आपको बता दूं, 1687 में इंग्लैंड के वैज्ञानिक, 1687 में एक इंग्लैंड के वैज्ञानिक हुए जिनका नाम है न्यूटन। क्या नाम है बेटा, न्यूटन नाम है। न्यूटन ने एक पुस्तक लिखी, प्रिंसिपिया। कब की बात है बेटा, ये 1687 की, यानी कि 17वीं सदी में अगर चले जाएंगे तो। सदी कौन सी हो गई, 17वीं। पुस्तक का नाम प्रिंसिपिया, इनका। न्यूटन वैज्ञानिक कहां के रहने वाले हैं, यूके के, ठीक है, इंग्लैंड के। इन्होंने कहा 17वीं सदी में इस पुस्तक के माध्यम से ग्रेविटेशनल फोर्स का सिद्धांत दिया, प्रिंसिपल दिया, ग्रेविटी के रूल दिए इन्होंने, और सेम बात रिपीट करी इन्होंने 17वीं सदी में, सेम बात बिल्कुल, कि जितनी भी वस्तुएं हैं सारी चीजें वो पृथ्वी की तरफ आकर्षित होती हैं। इसी को गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत या नियम कहा जाता है। यानी कि आप कह सकते हैं कि दुनिया भर के जो वैज्ञानिक हुए उन्होंने कहीं ना कहीं भारत की चीजों को, भारत के इतिहास को, भारत के पुस्तकों को अध्ययन किया और उसके बाद चीजों को लिखा है अलग अलग देशों में, ठीक है। कोई ज्यादा फेमस हो गए तो उन्हीं चीजों को पढ़ रहे हैं। अभी सीबीएसई आईसीएसई वाले बच्चों से पूछ लीजिए, ग्रेविटेशनल का सिद्धांत प्रिंसिपल किसने दिया, हु वाज द फाउंडर ऑफ ग्रेविटेशनल, है ना। पूछोगे सीबीएसई वाले, चूंकि वो अंग्रेजी ज्यादा बोलते हैं, है ना। अब सीबीएसई वालों की बात करें तो कल एक व्यक्ति मिला हमें, हमारा मित्र पढ़ा रहा है वो बेचारा सीबीएसई में, तो ये समझ लो उन्होंने इतना 2 नंबर का धंधा बना लिया है सीबीएसई वालों ने। और घर वाले अपने आसपास के माहौल समाज में ये समझते हैं अपने बच्चों को पढ़ा करके कि ये बच्चे अलग 7वें आसमान पे पहुंच जाएंगे, है ना, क्लाउड 9 पे पहुंच जाएंगे, मंगल ग्रह पर पहुंच जाएंगे सीबीएसई से पढ़ा करके। और कुछ लोग अंडर प्रेशर में पढ़ा जाते हैं, क्योंकि माहौल का फर्क पड़ता है आसपास एटमॉस्फेयर पर, है ना। हालांकि कंपैरिजन करेंगे, सक्सेसफुल रेट देखेंगे आगे चल के तो आपको पता चल जाएगा कौन से बोर्ड का सक्सेसफुल रेट ज्यादा बेहतर रहता है और कौन सी जगह से बच्चे ज्यादा बेहतर आगे पहुंच पाते हैं, ज्यादा सक्सेसफुल हो पाते हैं, ये पता चल जाएगा। लेकिन सीबीएसई वाले इतना लूट रहे हैं, अपनी झोला की दुकान उन्हीं की होंगी, जूता की दुकान उन्हीं की होंगी, किताबों की दुकान उन्हीं की होंगी, और वहीं से खरीदनी पड़ेंगे। एक पर्ची स्लिप काट के स्कूल से दे देते हैं, जाओ खरीदो, मजबूरी में खरीदनी ही पड़ेंगे आपको बच्चे पढ़ाने। तो इतनी लूट है, इतनी लूट है, सरकार भी इसके ऊपर कोई काम नहीं कर रही है, ना बोलती है सरकार, ना हमारा शिक्षा मंत्रालय इस बात पे कोई ध्यान दे रहा है ना। पैसे वाले वो तो पढ़ा ही रहे, अब पैसे वालों को पैसा खर्चा करने से मतलब है, वो ध्यान थोड़ी ना देते हैं बच्चों का, बच्चों की स्थिति कहां है कहां पे नहीं है, है ना। थोड़ा चिंताजनक स्थिति है। तो सीबीएसई आईसीएसई वाले इधर पढ़ते हैं और जो तैयारी करने वाले हैं वो ये भी पढ़ लेते हैं। चौथी सदी में बेटा यहीं से गया है, ये सिद्धांत है ना, मूल उत्पत्ति यहीं से हुई है ग्रेविटेशनल की। थोड़ा सिस्टम खराब है। भास्कराचार्य की बात कर लेते हैं। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कुछ पुस्तकें लिखी जो पुस्तकें बहुत फेमस हैं भास्कराचार्य की, है ना, जिनको बेटा पढ़ के आते हैं। ये महाराष्ट्र में लिख लेना, महाराष्ट्र और एमपी के बॉर्डर पर जो पुस्तक इन्होंने लिखी बेटा, प्रसिद्ध पुस्तक इनकी, एक लीलावती पुस्तक इनकी सबसे फेमस है जो एग्जाम में पूछी गई है बेटा, और एक बीज गणित इनकी सबसे फेमस है बेटा जो पूछी गई है, ठीक है। बीज गणित सबसे फेमस, लीलावती सबसे फेमस, भास्कराचार्य की। तो ये वाले पॉइंट है मेरे भाई, ये सिद्धांत हैं जो सबसे पहले उल्लेख यहीं कर दिया गया था। कहां पे कर दिया गया था? चौथी सदी में कर दिया गया था, चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में कर दिया गया था, इन व्यक्तियों के द्वारा कर दिया गया था। न्यूटन और कॉपरनिकस ने तो बाद में इन सारी चीजों को बताया है, इन लोगों ने तो बेटा बाद में बहुत सारी चीजों को ऐड किया है और बताया है, ठीक है। ये वाली चीज है मेरे भाई,
समझ पाए होंगे आप इनके समय के और दरबार की जो चीज़ों को मैंने डिस्कस किया है ना। फाइजान के बारे में हो गया, नवरत्न हो गया, और इनके वैवाहिक संबंधों को मैंने आपको सामने डिस्कस कर दिया। शक विजेता कहते थे क्योंकि इन्होंने एक राजा को हराया था, वो राजा का नाम मैं बताना भूल गया, शक राजा रुद्रसेन तृतीय को हराया था 409 में। एक पॉइंट लिख लीजिए, शक राजा, पॉइंट बना के लिखना, रुद्रसेन तृतीय को हराया था। कब हराया था? 409 ईस्वी में हराया था इन्होंने। और इसी युद्ध के बाद इन्होंने चांदी की सिक्के जारी किए थे, चांदी के सिक्के जारी किए। चांदी की मुद्राएं या सिक्के किसने चलाए? चंद्रगुप्त सेकंड ने चलाए थे बेटा, ठीक है। अब देखिए इनका एक अभिलेख है जो सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, एक अभिलेख है जो सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, ये वाला सबसे ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम में। इसका मैंने चित्र लिया है आपको थोड़ा सा बताने के लिए। देखिए इसका नाम क्या है? लौह स्तंभ है। ये लौह स्तंभ अभिलेख है, सबसे ज्यादा पूछा जाता है ये एग्जाम में बेटा। और ये जानकारी किसके बारे में देता है? चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में। मेहरौली में स्थित है ये। देखिए क्या नाम है इसका? लौह स्तंभ है बेटा। ये कहां पे स्थित है बेटा? ये मेहरौली में स्थित है, यानी कि मेहरौली कहां पे? दिल्ली में स्थित है, दिल्ली मेहरौली में स्थित है ये, ठीक है। लौह स्तंभ चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में जानकारी मिलती है इससे, उनके शासनकाल के बारे में जानकारी मिलती है। ये भी बेटा कौन सी लिपि में? ब्राह्मी लिपि में है। ये कौन सी लिपि में? ब्राह्मी लिपि में। और कौन सी भाषा का इस्तेमाल इधर हुआ है इस अभिलेख पे भी? संस्कृत। अभी बताएंगे किसका हुआ है बेटा? संस्कृत का। ये नहीं है, इसमें तो जानकारी लिखी है इनकी, है ना। और कहां पे स्थित है? दिल्ली में, जो कुबत उल इस्लाम मस्जिद के पास में एक मस्जिद है बेटा दिल्ली में, और कुतुब मीनार है वहीं पे स्थित है। कुबत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित है। और ये मस्जिद कहां है? दिल्ली में। कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई थी। ये किसने बनवाई थी बेटा? ये ऐबक ने बनवाई थी। ये मस्जिद है ना, यहीं पर स्थित है। लौह स्तंभ में बात करेंगे अभी, है ना। और यहीं पे क्या स्थित है बेटा? कुतुब मीनार स्थित है। यहीं पे कौन सी मीनार स्थित है दिल्ली में? कुतुब मीनार। कुतुब मीनार की नींव ऐबक ने रखी, निर्माण इल्तुतमिश ने कराया था। एफएसटी का भी योगदान है ना, 3-4 शासकों का इसमें योगदान है। तो इसमें सबसे ज्यादा जो जानकारी मिलती है वो बेटा किसकी मिलती है? चंद्रगुप्त सेकंड की। तो देखो इसमें लिखा है, यह प्रसिद्ध कुबत उल मस्जिद के प्रांगण में इस पर एक अभिलेख संस्कृत भाषा कालीन ब्राह्मी लिपि में है। यह 4वीं सदी का है, जिसकी पुष्टि ऊपर आमलक शीर्ष से होती है। अभिलेख से ज्ञात होता है कि इसे विष्णुपद नामक पर्वत पर भगवान विष्णु के गरुड़ ध्वजों के रूप में स्थापित किया गया था। इतिहास में इसकी पहचान गुप्त साम्राज्य के वंशज चंद्रगुप्त सेकंड के शासनकाल से की गई है। इतिहास में इसकी जो पहचान की गई है वो चंद्रगुप्त सेकंड के शासनकाल से की गई है, ठीक है। इसकी कुल ऊंचाई 24 फीट है, जिसका 3 फीट भाग जमीन के नीचे भी दबा हुआ है। 7 अलग अलग भागों में संगठित किया गया है, ठीक है। अब इसके बारे में बात करें, लगभग 6000 किलोग्राम वजनी जंग रहित स्तंभ है जो कि शुद्ध लोहे से उस समय बनाया गया था। शुद्ध लोहा कौन सा होता है बेटा? पिटवा लोहा होता है। अब उस समय कहां से आया होगा भाई इतना शुद्ध लोहा? पिटवा लोहा होता है एक शुद्ध लोहा बेटा। साइंस में पढ़ना, सबसे शुद्ध लोहा कौन सा होता है? पिटवा लोहा। इससे इसका निर्माण किया गया, सबसे शुद्ध लोहा होता है ये, ठीक है। आगे बात करते हैं। यह स्तंभ अद्भुत वास्तुकला का उदाहरण है, अद्वितीय उदाहरण है। यहां तक कि 1851 से पूर्व तकनीकी रूप से विकसित सदियों में पिटवा लोहे का स्तंभ नहीं बना, लेकिन सबसे पहले रॉबर्ट हैटफील्ड ने 1912 में इसे पढ़ा था। किसने पढ़ा था बेटा? रॉबर्ट हैटफील्ड ने। ये एक अंग्रेज था, रॉबर्ट हैटफील्ड ने 1912 में इसका क्या किया था? अध्ययन किया था। मेहरौली के लौह स्तंभ का, जो कि किससे संबंधित है? चंद्रगुप्त सेकंड से संबंधित है ना। लेकिन जहां जे स्थित है वहां पे कुबत उल इस्लाम मस्जिद भी है, वहीं पे कुतुब मीनार भी है। मैं ये बताना चाह रहा हूं, यहां पर ये स्थित है।
लौह स्तंभ इसे कहते हैं बेटा। ये तो थोड़ा सा मैंने जानकारी दी है, अब इसका मैंने इमेज लिया था लौह स्तंभ का भाई, इमेज। एक सेकंड में आपको बताऊं किस तरीके का लौह स्तंभ होता है। देखो एक सेकंड रुको, देखिए ये है लौह स्तंभ, इसकी मैं बात कर रहे हैं। ये दिल्ली में स्थित है, जहां कुतुब मीनार स्थित है वहीं पे ये स्थित है। इसी को बोलते हैं बेटा लौह स्तंभ। क्या है ये? लौह स्तंभ, बहुत फेमस है ये। और कहां पे स्थित है बेटा? ये मेहरौली में, मेहरौली में स्थित है। और मेहरौली कहां बेटा? दिल्ली में, ठीक है। और किससे संबंधित है? जिसको हम पढ़ रहे हैं चंद्रगुप्त सेकंड का सबसे प्रसिद्ध स्तंभ जो जानकारी देता है चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में, ठीक है बेटा। ये दिल्ली में स्थित है, नोट कर लेना कहां पे स्थित है बेटा? ये दिल्ली में स्थित है, ठीक है। इसे नोट कर लीजिएगा। सम्राट अशोक के बारे में भी जानकारी मिलती है वैसे इससे। सम्राट अशोक जो पूर्व के शासक रहे उससे भी जानकारी मिलती है, ठीक है। और ये कहां पर स्थित है ये तो आपने देखी होगी, ये तो आपकी जानी पहचानी इमारत होगी, यहीं स्थित है। यहीं पर ये कुतुब मीनार स्थित है बेटा। हालांकि कुतुब मीनार को आगे पढ़ेंगे। यहीं पर क्या स्थित है बेटा? ये कुतुब मीनार भी स्थित है यहीं पे, है ना। ये तो जानी पहचानी सी होगी आपकी। देखिए कितनी इसमें, कितने फ्लोर हैं इसमें? देखिए 1 2 3 4 और 5, 5 फ्लोर हैं इसमें। कुतुब मीनार कितनी मंजिला है बेटा? 5 मंजिला, 5 मंजिल है कुतुब मीनार, है ना। जहां स्थित है कुतुब मीनार वहीं पर लौह स्तंभ को स्थापित कराया गया है दिल्ली में। ये बताना चाह रहा हूं। इसे तो हम आगे पढ़ेंगे वैसे कुतुब मीनार के बारे में, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कुतुब मीनार के बारे में। तो 2-3 शासकों का योगदान रहा है। सबसे पहले नींव किसने रखी? इसकी नींव रखने वाला था बेटा ऐबक। पूर्ण निर्माण किसने कराया इसका? पूर्ण निर्माण, पूर्ण निर्माण क्वेश्चन आता है बेटा कि बनवाई किसने, पूर्ण निर्माण किसने कराया? तो व्यक्ति का नाम क्या आता है? इल्तुतमिश आता है। क्या नाम आता है बेटा? इल्तुतमिश, ठीक है। पुनः निर्माण किसने कराया? क्वेश्चन आता है बेटा। इसका पुनः निर्माण भी हो चुका है। और पुनः निर्माण में 1 2 3 4 जो चौथी मंजिल थी, जो 4th फ्लोर है ना, इसका पुनः निर्माण हुआ था, इसका पुनर्निर्माण हुआ था। तो पुनर्निर्माण किसने कराया था? एफएसटी ने, फिरोज शाह तुगलक ने। और 5वीं मंजिल भी बनवाई देती थी इन्होंने, है ना। फिरोज शाह तुगलक ने 5वीं मंजिल का भी निर्माण इसका करा दिया था इन्होंने, फिरोज शाह तुगलक ने। तो 3 लोगों का योगदान है कुतुब मीनार में। आगे पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत के बारे में बेटा, चर्चा करेंगे हम, है ना। कहां पे स्थित है? दिल्ली में स्थित है। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित है। आप कभी जाइएगा देख करके आइएगा कुतुब मीनार। कहां पे स्थित है कुतुब मीनार? जगह का नाम वही है। जगह का नाम क्या है बेटा? मेहरौली। दिल्ली जाएं तो आपको कहां पे मिलेगी? ये मेहरौली नामक स्थान है दिल्ली के भीतर बेटा। क्या है? मेहरौली नामक। ये वही जगह है जहां पे श्रद्धा का केस सुना होगा आपने 1 2 3 साल पहले। कोविड का समय चल रहा था, है ना। श्रद्धा को रखा था फ्रीज में, उसने काट काट के, वो सुना होगा। यहीं पे फेंकने आता था वो कुतुब मीनार के साइड से टुकड़ों को, है ना। कितने टुकड़े कर दिए थे उसने, ये सुना ही होगा आपने। तमाम दुनिया भर के टुकड़े करके इधर फेंकने आता था। तो चलिए अब ल्यूसेंट पर चर्चा करते हैं। ल्यूसेंट क्या कहती है ये पूरा मैंने आपको बता दिया है। अब आ जाते हैं चंद्रगुप्त सेकंड का अध्ययन कर रहे हैं भाई साहब हम, है ना। देखिए अब ल्यूसेंट में ये क्या कहानी है, तो ल्यूसेंट से आप देख लीजिएगा, वो मैंने आपको अपने नोट्सों से बताया थोड़ी सी। तो देखिए समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त सेकंड होता है साहब। किसके बाद राजा बनते हैं ये? समुद्रगुप्त के बाद राजा बनते हैं। 380 में राजगद्दी पर बैठते हैं, बिल्कुल बैठते हैं। इसके समय में चीनी बौद्ध यात्री कौन आया? फायान आया, जो कि पूरी डिटेल में आपको बता चुका हूं। शकों पर विजय प्राप्त करी। किनको हराया इन्होंने? शकों को हराया पश्चिम भारत में। कौन से हिस्से में? पश्चिमी भारत में हराया इन्होंने शकों को, ठीक है। किसने हराया? चंद्रगुप्त सेकंड ने हराया। और कौन से सिक्के चलाए हराने के बाद? चांदी के सिक्के चलाए इन्होंने। कौन से सिक्के चलाए मेरे भाई? बेटा चांदी के सिक्के चलाए इन्होंने, है ना। चांदी के सिक्के चलाए। चंद्रगुप्त सेकंड ने कौन सी उपाधि को धारण किया बेटा? विक्रमादित्य, जो मैं शुरू से ही कहता आ रहा हूं, 1 साल से कह रहा हूं, है ना। अभी भी याद ना हो तो कहीं पानी ढूंढ लेना थोड़ा बहुत, उसमें डुबकी लगा लेना, फिर निकल के आ जाना मुंह फूद होकर के, है ना। अपने आसपास कोई पोखर फोखर हो तो उससे मुंह धो आना, अगर याद ना हो पाए तो। विक्रमादित्य 1000 बार बता चुका हूं। यह उपाधि इससे पूर्व 57 ईसा पूर्व में उज्जैन के शासक
नेवी पश्चिमी भारत में शक क्षत्रपों पर विजय पाने के उपलक्ष्य में धारण करी थी, मतलब इससे पहले भी धारण कर चुके थे राजा इसे। चंद्रगुप्त सेकंड का राजकवि था कौन? साहब, इनके दरबार में एक राजकवि रहता था। ये ल्यूसेंट में दे रखा है भाई, लेकिन हमने नहीं बताया, लेकिन ल्यूसेंट से पढ़ लीजिए इसे। चंद्रगुप्त सेकंड के समय में पाटलिपुत्र एवं उज्जैन विद्या के सबसे प्रमुख केंद्र थे भाई, शिक्षा के सबसे प्रसिद्ध केंद्र उज्जैन, और दूसरा क्या लिख रखा है इन्होंने? पाटलिपुत्र सबसे प्रसिद्ध केंद्र थे, ये सबसे प्रसिद्ध थे। अनुश्रुति के अनुसार, ये एक ग्रंथ है, अनुश्रुति के अनुसार चंद्रगुप्त के दरबार में 9 विद्वान रहते थे, 9 विद्वानों की मंडली रहती थी, जिन्हें नवरत्न कहा गया। महाकवि कालिदास रहते थे, बहुत सारी पुस्तकें लिखी हैं, संभवतः सबसे श्रेष्ठ थे ये। कालिदास के अतिरिक्त इनमें धन्वंतरी थे, डॉक्टर साहब थे ये, बताया मैंने आपको। छपड़क थे, ये ज्योतिष थे, हाथ देखने का काम करते थे। हाथ दिखाना, कभी इनसे मिलके आना, आपके बारे में बताएंगे कि जीवन कैसा टेढ़ा मेढ़ा चल रहा है, सीधा चल रहा आपका, है ना। अमर सिंह थे, कोशकार थे, लिखना काम करते थे, लिखने का लिखाने का। शंकु थे, वास्तुकार थे, आर्किटेक्ट थे, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आर्किटेक्ट। ढांचा खड़ा करना, बिल्डिंग खड़ी करना, इमारत खड़ी करना, आर्किटेक्ट। बेताल भट्ट थे, मैंने बताया, जादूगर थे जे, जादू करने का काम करते थे, भस्म में करने का काम करते थे। 4 वेद पढ़े होंगे आपने, 4 वेदों में एक वेद है जिसका नाम है बेटा, कौन सा वेद है वो? ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। अथर्ववेद है जिसमें जादू टोने के बारे में कहा गया है, तंत्र मंत्र के बारे में कहा गया है ना, तो वहां भी कहा गया है। और इधर जे भी जादूगर थे, कौन थे जादूगर? वेताल भट्ट इनके दरबार के। घटक पर थे, वराह मेहर, मैंने बता दिया, खगोल विज्ञानी थे। खगोल मतलब अंतरिक्ष से संबंधित है, इन्होंने ही सिद्धांत दिया था, इन्हीं के सिद्धांत को कॉपी करके बाद में एक वैज्ञानिक ने बता दिया। कौन से वैज्ञानिक ने? न्यूटन ने, माफ कीजिए कोपरनिकस ने बता दिया, जो पोलैंड के थे, ठीक है। खगोल विज्ञानी और बररुचि जैसे विद्वान रहते थे। 9 लोगों में विद्वान थे ये पूरे के पूरे। कितने लोग थे? 9 लोग। आगे देखते हैं। चंद्रगुप्त सेकंड का संधि विग्राहिक सचिव कौन था? वीरसेन, जो संधि करता था, संधि करने वाला राजाओं के साथ। शैव मतालंबी था, भगवान शिव को मानता था भाई साहब ये, जिसने शिव की पूजा के लिए उदयगिरी पहाड़ी पर एक गुफा का निर्माण कराया था। वीरसेन व्याकरण, न्यायमीमांसा एवं शब्द प्रकांड पंडित तथा एक कवि भी था। लो भाई साहब, जो वीरसेन इनके दरबार में रहते थे वो क्या क्या व्याकरण भी जानते थे, प्रकांड विद्वान भी थे, पंडित भी थे, इतना टैलेंट था इनके अंदर। चंद्रगुप्त सेकंड का उत्तराधिकारी कौन होता है? कुमारगुप्त फर्स्ट होता है इनके बाद, या गोविंद गुप्त के नाम से जाना जाता है। आगे पढ़ेंगे इनके बारे में, आगे पढ़ेंगे, है ना। बस इतना ही ल्यूसेंट में दे रखा है, बाकी अलावा मैंने आपको डिटेल्स इसकी जानकारियां दे दी है, उसको भी आप पढ़ लीजिएगा। जो स्क्रीनशॉट लेने वो स्क्रीनशॉट लीजिएगा। ये नवरत्न मैंने आपको बताए, है ना। इसके अलावा बेटा लौह स्तंभ की बात करी, सबसे फेमस इनका स्तंभ लौह स्तंभ है। ये लौह स्तंभ दिल्ली में स्थित है। कुतुब मीनार के बारे में इनकी उपाधियों को लिख लेना जरूर, उपाधियां बहुत फेमस हैं। वैवाहिक संबंधों के माध्यम से इन्होंने विस्तार किया पूरे राजकाज पर, इनको अवश्य लिखिएगा, ठीक है। ये स्पेशलिस्ट आदमी थे इनके दरबार के, फाइयान के बारे में पूरा बता दिया है ना। इन सभी को आप नोट कर लो भाई साहब। कोई दिक्कत कहीं पे कोई समस्या हो तो बताइएगा, ठीक है, किसी भी प्रकार की कोई भी। तो आगे बात करेंगे अगले टॉपिक में, कुमारगुप्त को पढ़ेंगे और पॉलिटी के टॉपिक चल रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए अपने मित्रों को, दोस्तों को। अगले टॉपिक में फिर आपसे मुलाकात करेंगे। मस्त रहिए, हंसते खिलते रहिए। मुझे तो खैर पसीना आ गया, कोई बात नहीं है। लाइट की थोड़ी सी दिक्कत है और वॉइस प्रॉब्लम दिक्कत है, उससे भी सही करेंगे, और लाइट वाली दिक्कत को भी सही करेंगे, है ना। आप इससे पढ़ते रहिए। कई बार बच्चे कहते रहते हैं डार्क आता है, तो डार्क हम ही आ रहे हैं, क्योंकि हम तो है ही डार्क, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। आप इससे पढ़िए। मेन चीज जो अध्ययन करना है वो आपको इनका अध्ययन करना है। पेपर में ये पूछी जाती है कि शादी कहां से करी इन्होंने, कुबेर नागा से करी। पुत्र की शादी कौन से राजवंश में करी, पुत्री की शादी कहां पे करी, कौन से राजवंश में, है ना। ये क्वेश्चन आते हैं, इनको पढ़िएगा, मस्त रहिएगा, शानदार रहिएगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़िएगा, कोई चार्ज नहीं इसका। आगामी आने वाले दिनों में भी कोई चार्ज नहीं रहेगा। एसआई का बिल्कुल फ्री कोर्स चलाएंगे हम, यूपी पुलिस कांस्टेबल का भी फ्री कोर्स चलाएंगे, उसमें सभी क्लासें फ्री मिलेंगी आपको, ठीक है, और बहुत बेहतरीन मिलेंगी और बेहतरीन टीचर्स के साथ मिले करेंगी। आप चिंता ना करें, जुड़े रहें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहें। नमस्कार, राधे राधे।